जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पीसीएस स्ट्रैटेजी के हमारे इस चैनल में। चलिए तो दृष्टि घटना चक्र के करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। लगभग हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। बची हुई चीज़ों को हम 2 दिन के अंदर समाप्त करके आपके पास 10 दिन का रिविजन का समय बचेगा। देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आर्थिक परिदृश्य खत्म हो चुका है, वैज्ञानिक परिदृश्य खत्म हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का भी पार्ट खत्म हो चुका है। बची हुई चीज़ें हैं उनको हम आज से फिर से शुरू करते। देखिए, और भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, एग्जाम के बाद कभी समय मिला तो बताया जाएगा, जिस वजह से थोड़ी सी देरी हुई है, माफ करिएगा। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में नेपाल में जेनजी आंदोलन आप सबने बहुत कुछ सुना होगा, लगातार चर्चा में था। जेनजी होते कौन है? 1997 से 2000 मध्य के बीच जितने लोग पैदा हुए हैं उनको जेनजी कहते हैं। तो जेनजी आंदोलन खासकर की राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों से शुरू हुआ। उसमें सोशल मीडिया को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया 4 सितंबर को। देखिए, जो आज जेनजी वाले बच्चे हैं वो किसी के बिना भी रह सकते हैं, खाना पानी के बिना भी एक बार रह सकते हैं, पर आप उनका एक बार फोन लेके देखिए, बहुत समस्या है उनके लिए। सबसे बड़ा संघर्ष समस्या उनका फोन है। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ भी संघर्ष प्रतिबंध लगने के बाद शुरू हो गया 4 सितंबर 2025 को। अब क्या हुआ, सरकार ने क्या क्या बंद कर दिया? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, सिग्नल, स्नैपचैट सहित 26 सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया को बंद कर दिया। अब जो जेनजी आंदोलन में लोग थे वो ज्यादातर स्कूल कॉलेज वाले ही बच्चे थे जिनकी उम्र ज्यादा, मैक्सिमम एज 28 थी। इनके जो दंगे किए, लोगों को परेशान किया, खुद परेशान रहे, इस वजह से अंततः क्या हुआ, सरकार की हार होती है। फिर एक नई सरकार कार्यशील बनाई जाती है और नए चुनाव के लिए तारीख घोषित कर दी जाती। कौन कौन से स्थल थे? काठमांडू, बीरगंज, भैरवा एकदम बॉर्डर है, आपने सुना होगा, जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर के आसपास लोग रहते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पहले मसाले की शॉपिंग की होगी। बुटवल, पोखरा, इटाहरी, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था, कर्फ्यू लग गया था। 8 सितंबर की रात को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया गया। उसी दिन गृह मंत्री रमेश लेखक और फिर 9 सितंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद किसने कमान संभाली? इस हिंसा के में पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर में आग लग गई और उनकी पत्नी का देहांत भी हो गया। हामी नेपाल नामक एनजीओ प्रमुख व्यक्ति सुदंग गुरुंग तथा अन्य कई ऑनलाइन समूहों ने प्रदर्शन की अगुवाई की। तो हामी नेपाल ही एक सबसे प्रमुख संगठन था जिसने इस जेनजी आंदोलन को आगे से बढ़ाया। ठीक है, अब हम देखेंगे सुशीला कार्की जी, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी, उनको सत्ता दे दी गई, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दी गई। अब वो ही नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। कब? वर्ष 2016 से 17 के बीच। 5 मार्च 2026 को नेपाल में आम चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ जान लेते हैं कि इनको क्या शब्द, पीढ़ियों का क्या नाम दिया गया है। 1883 से 1900 के लोग वो लॉस्ट, प्रथम विश्व युद्ध के दौर में थे ये लोग। जनरेशन ग्रेटेस्ट GI 1901 से 1927, महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जो लोग थे। ठीक, साइलेंट ट्रेडिशनल 1928 से 1945, रूढ़ता और अनुशासन। बेबी बूमर्स 1946 से 1964, आर्थिक विकास अनुभव। जनरेशन X 1965 से 1980, ये लोग बदलाव के लिए तैयार थे। मिलेनियल्स, जनरेशन Y, जो हम सब ज्यादातर लोग अभी इस समय जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो जनरेशन Y वाले ही होंगे, कुछ जेनजी भी होंगे, या हो सकता है जेनजी ज्यादा हो, पर मुझे जो लगता है जैसे जिसमें हम सब आते हैं, मिलेनियल्स जेन Y 1981 से लेकर 1996। तकनीकी जागरूकता, मोबिलिटी। जेनजी 1997 से 2012, डिजिटल नेतृत्व। जेन अल्फा 2013 से 2024 तक के लोग को क्या कहा जाता है? जेन अल्फा। और 2025 के बाद से जन्म वाले लोगों को क्या कहा जाए? AI सक्षम, रोबोटिक, स्मार्टनेस, इनको कहा जाएगा जेन बीटा। ठीक है, यूनिसेफ की बाल पोषण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूनिसेफ के द्वारा। क्या कहा गया है? पहली बार विश्व स्तर पर स्कूल आयु के बच्चों और किशोरों ने मोटापा, ओबेसिटी, अल्प वजन। देखिए क्या है कि पहले क्या था, लोग बहुत ज्यादा अंडरवेट थे, अल्प वजन वाले लोग ज्यादा थे दुनिया में। अब क्या हो गया है, ये जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैकेज फूड्स हैं, इनको खाने की वजह से अल्प वजन वालों की संख्या से ज्यादा वजन वाले लोग हुए, मोटापे वाले लोग हुए दुनिया में। ऐसा पहली बार हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 188 मिलियन बच्चे
5 से 19 वर्ष की उम्र में अब मोटापे की श्रेणी में। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, तो आप गलत मान लेंगे, आपको लगेगा नहीं भूखमरी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मोटापे वाले लोग ज्यादा हो गए। कितने हो गए? 188 मिलियन बच्चे किस 5 से 19 उम्र के बीच में मोटापे की श्रेणी में आते हैं। अब उससे मोटापे से क्या क्या हो सकता है? मधुमेह हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बीपी हो सकता है। तो क्या है, ये सब दिक्कतें बढ़ाता है। इस रिपोर्ट का नाम क्या था? बाल पोषण रिपोर्ट, यूनिसेफ की द चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025, फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड एनवायरमेंटल आर फेलिंग चिल्ड्रन, हाउ फूड एनवायरमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन, इस रिपोर्ट का शीर्षक था। 190 से अधिक देशों का आंकड़ा है ये। दुनिया के 5 से 19 वर्ष के लगभग 188 मिलियन बच्चे जो हमने ऊपर देखा, यानी प्रत्येक 10 में से एक बच्चा मोटापे से ग्रसित है। इस अवधि में 5 से 19 वर्ष की आयु में अल्प वजन बच्चों और किशोरों की संख्या 13% से घटकर, यानी देखिए बाकी हर जगह कमी आई है, विश्व के स्तर पे अंडरवेट या अल्प वजन वाले बच्चों में 13% से घटकर 9.2% हो गया है। मोटापा अब अल्प वजन से ज्यादा व्यापक है। 2022 में विश्व में 5 से 19 वर्ष के लगभग 391 मिलियन बच्चे किशोर अधिक वजन के हैं, लगभग 42%। ठीक है, वर्ष 2000 में अधिक वजन के बच्चों और किशोरों में लगभग 30% मोटापे से ग्रस्त हैं। उच्च आय वाले देश जैसे चिली में 27%, अमेरिका और यूएई में 21%, 5 से 19 वर्ष के बच्चों में मोटापे की समस्या ज्यादा देखी जा रही है। इससे क्या क्या हुआ? इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां फैलने का खतरा है। क्यों हो रहा है? शुगर ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, जो मैगी वगैरह, नूडल्स, आप लोग बड़े आराम से मोमो ये सब अच्छा लगता है, फटफट खाते रहते हैं, इन्हीं सबसे समस्या रही, जितना पैकेट का खाना है। वर्ष 2035 तक अधिक वजन एवं मोटापे और उससे जुड़ी बीमारियों की लागत $4 ट्रिलियन प्रतिवर्ष होने का अनुमान किया गया है। देखिए कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए, जैसे मैक्सिको के ने क्या कदम उठाया कि जितने सार्वजनिक स्कूल हैं वहां पे शुगर ड्रिंक और अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बिक्री एकदम बंद है। आप इसके अगर ये सब नहीं किया जाएगा तो दिक्कत है। इंडिया में भी एक वो अभी अभी सीबीएसई ने स्टार्ट किया है, एक यूट्यूबर हैं बहुत ही अच्छे, फूड फार्मर या ऐसे करके कुछ उनका नाम है, उन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि जितने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत बोल्ड लेटर्स में पैकेट के सामने लिखे हो, स्पेशली जिसमें जैसे कितना शुगर कंटेंट है कोल्ड ड्रिंक्स में, तो वो सीबीएसई के तरफ जितने चलाए गए स्कूल हैं, कैंटीन है, उनमें अब लिखा जाएगा, स्कूल में डिस्प्ले किया करके रखा जाएगा, स्कूल की क्लासेस में, स्कूल के बाहर, कि बच्चों को उसके बारे में और गार्जियन को उसके बारे में अवेयरनेस रहे। ठीक है, तो यूनिसेफ ने ऐसे चलाए हुए खाद्य लेबलिंग, इसी को कहते हैं लेबल, लेबल पड़ेगा इंडिया, ऐसे करके उन्होंने कैंपेन चलाया था। लेबल पे सब कुछ मेंशन होना चाहिए, कितने उसमें कार्ब्स हैं, कितना उसमें शुगर कंटेंट है, ताकि लोग ध्यान रखें खाने से पहले। खाने वाले फिर भी खाएंगे, पर फिर भी कुछ तो सुधार होगा। ग्रैंड इथोपियन रेनासा डैम कहाँ पे है? GERD जिसको कहा जा रहा है अफ्रीका का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध, क्या है? GERD, ग्रैंड इथोपियन रेनासा डैम। किस पे बनाया गया है? नील नदी की एक मुख्य सहायक ब्लू नील, या जिसको ब्लू नाइल रिवर भी कहते हैं। इसका उद्घाटन 9 सितंबर को हुआ है। किन को फायदा करेगा? इथोपिया, सोमालिया, केनिया, इथोपिया, सोमालिया, कीनिया और AUC, इन लोगों ने मिलकर इसका उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इथोपिया के प्रधानमंत्री कौन है? अबी अहमद। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? हसन शेख महमूद। देखिए प्रश्न पूछ चुका है कई बार, नाम देके पूछ लेता है कि ये किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इथोपिया अबी अहमद, सोमालिया के राष्ट्रपति, इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद। सोमालिया के राष्ट्रपति कौन है? हसन शेख महमूद। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो। AUC के अध्यक्ष अफ्रीकन यूनियन कमीशन, अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष कौन है? महमूद अली यूसुफ। इन सब लोगों ने मिलकर उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। GERD जो है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध होगा और विश्व के 20 बड़े जल विद्युत बांधों में शामिल हो जाएगा। क्षमता क्या है? 5.15 गीगावाट। निर्माण 2011 में शुरू हुआ। मिस्र और सूडान को नील नदी के पानी की उपलब्धता में कमी की चिंता है, इसलिए इन लोगों ने इसके खिलाफ असंतुष्ट होके UN को पत्र लिखा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 कौन जारी करता? IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। क्या है इनकी रैंकिंग में? विश्व की कुल कितने लोग में जारी होता है? 69 अर्थव्यवस्थाओं में। शीर्ष 5 में कौन है? स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, हांगकांग और नीदरलैंड। SLIHN, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड, हांगकांग, नीदरलैंड। SLIHN।
प्रतिभा, टैलेंट, SLIHN, प्रतिभा, टैलेंट, ठीक है। स्विट्जरलैंड, देखिए टैलेंट से हमेशा लोग बहुत ज्यादा, जिनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट हो जाता है, ज्यादा पैसा कमा, सबसे पहले कहाँ घूमना चाहते हैं? स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड, फिर लग्जमबर्ग, छोटे छोटे से देश हैं अगर आप इनको नक्शे में देखेंगे तो, आइसलैंड, हांगकांग और नीदरलैंड, ठीक है। गत वर्ष दूसरे स्थान पे सिंगापुर था। कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंगापुर हमेशा इस रैंकिंग में आगे रहा है, पर इस बार वो 7th रैंक पे है। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बना के दे सकता है जिससे आप गलत कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। भारत का रैंक है 63 है, पिछले साल कितना था? 58, ठीक है। यूएई 9th पे है, USA 22 पे है, ये सब ध्यान रखते हैं। अंतिम रैंक किसकी है? मंगोलिया की है, 69th। अंतिम रैंक 69th है, किसकी है? मंगोलिया की। इजराइल का यमन में हूती मंत्रिमंडल पर हमला। इजराइल की वायुसेना ने यमन के सना पर क्या ऑपरेशन चला? ऑपरेशन लकी ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ लक। ये पूछ सकता है ऑपरेशन लकी ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ लक क्या है, पहले पूछ चुका है ऑपरेशन का नाम देके, तो आपको पता होना चाहिए। ये इजराइल का यमन में हूती मंत्रिमंडल पर हमला है, ठीक है, जिसमें हूती प्रधानमंत्री कौन थे? अहमद अल रहावी। अहमद अल रहावी और कई वरिष्ठ नेता मारे गए। तो अहमद अल रहावी कौन थे? तो हूती प्रधानमंत्री थे। किसमें मर गए? ऑपरेशन लकी ड्रॉप, ड्रॉप ऑफ लक में। हमले में अहमद अल रहावी मर गए। ये जगह देके पूछ सकता है, आप इसकी लोकेशन देख लीजिएगा कि बैत लॉस कहाँ पे है, बैत बॉस कहाँ पे है, बैत बावस ये जगह कहाँ पे है? तो सना में है, ठीक है। और इसके सिवाय बहुत ज्यादा जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं, बहुत कुछ। एक बार पृष्ठभूमि देख लेते हैं इस युद्ध में। अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इसराइल पर हमले के बाद प्रारंभ हुए गाजा युद्ध में फिलिस्तीन के समर्थन में हूतियों ने इसराइल और लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन फेंक दिए। अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन ने हूतियों के खिलाफ हवाई अभियान शुरू किया, जो मई 2025 में एक समझौते के बाद थमा। जुलाई 2024 में तेल अवीव पर हूती हमले के बाद इसराइल ने यमन पर हवाई हमले की शुरुआत की। तब से इसराइल ने हूतियों के खिलाफ समय समय पर सना और हुदैदा जैसे स्थानों पर हमला किया है। तो सना, हुनैना, ये सारे स्थल पता होने चाहिए कि कहां पर स्थित है, ठीक है। इंडोनेशिया में व्यापक, इंडोनेशिया, अब देखिए अब अभी यहां से लगातार कई टॉपिक आएंगे कि हर जगह कोई ना कोई विरोध ही हुआ है। अब हुआ है कि करवाया गया है, ये तो एक विवादित मुद्दा है, लेकिन आप देखेंगे फिर शांत कराने वाला भी व्यक्ति एक ही है। तो खैर, वेतन भत्ते, बढ़ती महंगाई, इन सब के चक्कर में बहुत बड़े दंगे हुए। कहाँ पे? राजधानी क्या है? जकार्ता, वहीं से शुरू हुए। एक ऑनलाइन बाइक टैक्सी चालक अफान कुर्नियान की पुलिस के बख्तरबंद वाहन द्वारा 28 अगस्त को हुई मौत ने प्रदर्शन को व्यापक और हिंसक बना दिया, ठीक है। भड़की कहां से हिंसा? तो एक ऑनलाइन बाइक चालक था अफान कुर्नियान, उसकी मौत के बाद। अगस्त अंत में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, तो राष्ट्रपति कौन है? कहाँ के? इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो। इन्होंने अपनी चीन यात्रा को भी रद्द कर दिया, ठीक है। गाजा पर इजरायली सैन्य नियंत्रण की योजना। अगस्त 2025 में इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गाजा सिटी पर सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी देना फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ है। क्या किया है? गाजा पर इजरायली सैन्य नियंत्रण की योजना। क्या हुआ? 2025 में इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गाजा सिटी पर सैन्य नियंत्रण की योजना को मंजूरी देना। गाजा पट्टी कहाँ पे है? भूमध्य सागर के तट पर 365 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है, दशकों से फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। 2007 से हमास का नियंत्रण था। अब इजराइल ने इस गाजा पट्टी पर सैन्य नियंत्रण की योजना। तो प्रश्न पूछ लेगा कि गाजा पट्टी पर किसका नियंत्रण है? तो इजराइल का है। इससे पहले किसका था? हमास का था, ठीक। बाकी यहाँ पे कुछ हमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये दो ऑपरेशन, ऑपरेशन मोसेस स्टाफ ये इजरायली सेना ने किया था। दूसरा ऑपरेशन गिडियंस चैरियट 2, ऑपरेशन गिडियंस चैरियट्स 2, ये भी इसराइल सुरक्षा बल द्वारा गाजा पट्टी पर कब्जा करने के लिए चलाया गया है। ये दो ऑपरेशन है, इनका नाम याद रखना है। रूस यूक्रेन युद्ध 2025 कितने चौथे साल में प्रवेश कर गया? कुछ भी हो नहीं रहा। ये सारी वार्ताएं हैं, प्रश्न पूछ लेगा इन वार्ताओं का नाम देके, ये किससे जुड़ी हुई हैं। रियाद में अमेरिकी रूस वार्ता, यूरोप की समानांतर बैठक, अलास्का में ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता, यूरोपीय नेतृत्व वाले कोएलिशन ऑफ द विलिंग की गतिविधियां, ये सब जुड़ी हुई हैं रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने से, ठीक। पर इसमें कुछ हो नहीं पा रहा। 24 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सब परिषद ने प्रस्ताव 2774
तो प्रस्ताव 2774 किससे जुड़ा हुआ है ये पूछ लेगा, तो ये भी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ है। इसमें 10 समर्थन और 5 अनुपस्थित मतों से पारित कर समाप्ति की अपील की। यूक्रेन पर लंदन सम्मेलन मोटो सिक्योरिंग अवर फ्यूचर कोएलिशन ऑफ द विलिंग, ये भी हुआ पर कुछ मतलब नहीं निकला। 6 मार्च को ब्रुसेल्स में यूरोपीय परिषद की विशेष बैठक में यूरोपीय रक्षा क्षमता बढ़ाने और यूक्रेन पर और ठोस प्रावधानों की दिशा में कदम बढ़ाए गए। अमेरिका के अलास्का ज्वाइंट बेस पे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग हुई, कुछ नहीं। कोएलिशन ऑफ द विलिंग मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था, यूके और फ्रांस, वहां से भी कोई उपाय नहीं निकला। भारत नेपाल सीमा, इसमें क्या है देखिए, सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, उसमें जो काली नदी है उसको भारत और नेपाल की सीमा मानी गई थी, पर जो काली नदी का स्रोत है वो कहाँ से निकलती है ये उसमें एकदम साफ तौर पे नहीं लिखा हुआ है, पर वहां से जो परिभाषित करके निकलता है वो भारत मानता है, पर जो नेपाल है उसका मानना है कि वो लिम्पिया धारा से निकलती है और भारत मानता है काला पानी से निकलती है। इस वजह से विवादित चलता रहता है हमेशा। ये तीनों जगह हैं कहाँ, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। नेपाल इन्हें महाकाली काली नदी के पूर्व और अपने भूभाग दार्चुला जिले का हिस्सा मानता है। हमारा उत्तराखंड का हिस्सा पिथौरागढ़, पर नेपाल का कहना है कि ये सारे हिस्से कहाँ के हैं, नेपाल के हैं, दार्चुला जिले के। जबकि भारत का स्पष्टता मानना है कि ये क्षेत्र उसका ही है। 1816 की सुगौली की संधि से जुड़ा हुआ है। सुगौली की संधि में क्या हुआ था, काली नदी को जो मैंने बताया उसको सीमा माना गया था, लेकिन नदी के स्रोत शुरू कहाँ से होती है उसको स्पष्ट नहीं कहा गया था। ब्रिटिश भारतीय गजेटियर परंपरा में काले पानी के स्रोत यहाँ होना चाहिए से आरंभिक धारा का उल्लेख मिलता है और कुंटी यांगटी नदी से मिलने के बाद नदी काली कहलाती है। इससे यह स्पष्ट पता चलता है काली नदी का मूल उद्गम काला पानी के निकट है, जबकि नेपाली पक्ष का मानना है ये उद्गम लुम्पिया धारा के निकट है। कौन कैसे है, से निकलने वाली कुंटी यांगटी नदी की एक धारा है। कौन सी नदी, काली नदी। इसी वजह से विवाद चलता रहता है। नदी उद्गम स्रोत को भिन्न मानने के कारण नेपाल इन भारतीय क्षेत्रों को लेकर विवाद उत्पन्न करता रहता है। औपचारिक आधारवश 1954 के भारत चीन व्यापार के लिए जो लिपुलेख दर्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा है उसके लिए भी एक पास बना हुआ है। भारत चीन व्यापार वर्ष 2020 में गलवान संघर्ष और कोविड-19 के कारण अस्थायी रूप से तब से वहां से बंद कर दिया गया था। 2025 में चीनी विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा की। 2020 में नेपाल ने नया राजनीतिक मानचित्र भी जारी किया था, जिसमें उस क्षेत्र को लिम्पिया धारा, काला पानी और लिपुलेख को अपने जिले का हिस्सा दिखाया था। लिपुलेख दर्रा भारत नेपाल और चीन का ट्राई जंक्शन पे किस लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है ये हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। दूसरा रास्ता वही बनाना पड़ा जब इन्होंने बंद कर दिया। आर्मेनिया अजरबैजान शांति समझौता कहाँ पे है, दक्षिण कार्केकस में नागोर्नो काराबाख। तो ये पूछ सकता है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र कहाँ पे है, तो कहाँ है, आर्मेनिया अजरबैजान के पास। आर्मेनिया और अजरबैजान में इन दोनों को लेकर विवाद चलता है। तो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन दोनों देशों में विवाद चलता है, तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवाद चलता रहता है। इसमें क्या हुआ है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री कौन है, निकोल पाशियान, और अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन है, इल्हाम अलीयेव। इन दोनों ने एक शांति समझौता ट्रंप जी की अगुवाई में हासिल किया, हस्ताक्षर किया। इसका नाम क्या है, ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आर्मेनिया अजरबैजान विवाद के समाधान हेतु लंबे समय से सक्रिय, क्या, ओएससी की मिन्स्क प्रक्रिया की वार्ता प्रणाली को भंग। देखिए तो मिन्स्क प्रक्रिया पूछ सकता है, मिन्स्क प्रक्रिया किससे जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है आर्मेनिया अजरबैजान के विवाद को शांति कराने से। थाईलैंड कंबोडिया में भी संघर्ष हो रहा है, किस लिए हो रहा है, खेमर मंदिर का स्वामित्व को लेके। अब देखो फ्रांसीसी थाई जो सियाम संधियां थी 1904 और 1907 के, इसके तहत सीमा रेखा बनाई गई थी। फ्रांसीसी थाई सियाम संधियां थी 1904 और 1907 की, उसके अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया में सीमाएं तय की गई थी। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ने फैसला दिया, जिसे 2013 में आईसीजे ने स्पष्ट किया कि सीमावर्ती प्रिय विहार मंदिर कंबोडिया का हिस्सा है। प्रिय विहार मंदिर कहाँ का है, कंबोडिया का है, और थाईलैंड की सेना को वहां से हट जाना चाहिए। सीमावर्ती हाल अभी हुआ क्या था, 24 जुलाई 2025 को सीमावर्ती प्रसाद तामोन थाम मंदिर में
सशस्त्र सेना संघर्ष प्रारंभ हो गया था। ठीक, इसको भी शांत कराया किसने? हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने। फिर इन लोगों ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इसकी अगुवाई भी की कि इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए। तिब्बत में चीन की बृहद बांध परियोजना, देखिए जो चीन का तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र है निंगेची प्रीफ्रेक्चर शहर में यारलुंग सांगपो पे, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं भारत में, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना बनाने की घोषणा की गई है और काम शुरू भी हो चुका है। ये मोटुओ मेडोंग हाइड्रो पावर स्टेशन के तहत निर्मित होगा। ये तिब्बत के निंगची की मेडोंग काउंटी में यारलुंग सांगपो नदी पर बनाया जा रहा है। कहां पे बनाया जा रहा है? तिब्बत के निंगची में की मेडोंग काउंटी के यारलुंग सांगपो नदी पर बनाया जा रहा है। क्या है इसका शिलान्यास किसने किया? चीनी प्रधानमंत्री ली क्योंग ने किया, राष्ट्रपति ने नहीं। 60,000 मेगावाट जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो कुल क्षमता 60,000 मेगावाट की है। जो चीन का थ्री गॉर्जेस डैम है उसकी 22,500 संस्थापित क्षमता है, उससे बहुत कहीं ज्यादा होगा। इसमें एक स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे नामचा बरवा पर्वत के नीचे से लगभग 20 किलोमीटर जो रन ऑफ द रिवर वाला होता है, लंबी 4 सुरंगें बनाकर नदी प्रवाह को परियोजना के तहत जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू उन्होंने इसको क्या बोला? वाटर बम। अब भारत में कहाँ असम और अरुणाचल प्रदेश के निचले जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पे जल संकट, बाढ़, भूकंप, बहुत शुष्क, मतलब अगर पानी रोक लिया तो सूखा भी पड़ सकता है। भारत ने क्या किया है? अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी पर ऊपरी सियांग बहुउद्देशीय परियोजना जिसको संप कहते हैं, ये कार्य कर रहा है भारत। इजराइल का सीरिया पर हमला, इजरायली वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क, तो सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क, उस पर हमला किया। इसी दिन इजराइल द्वारा सुवेदा और दराव प्रांत, तो ये बस इन जगहों का नाम याद रखना है, बाकी यहाँ पे हमें कुछ बहुत याद रखने वाली चीज नहीं है। सुवेदा और दराव प्रांत कहाँ पे है? ये इजराइल द्वारा सुवेदा और दराव प्रांत, इन सब पे हमला किया जाए। सीरिया में ही है, सब सारे क्षेत्र सीरिया में है। राजधानी क्या है? दमिश्क। सुवेदा और दराव प्रांत ये कहाँ पे है? सीरिया में। 2024 में बशर अल असद शासन के पतन के बाद सीरिया में शक्ति शून्य उत्पन्न हुआ था। बशर अल असद शासन के बाद सीरिया में शक्ति शून्य उत्पन्न हुआ था, उसी का फायदा उठाया। इजराइल ने वर्ष 1974 में डिसेंजेंट समझौते को शून्य घोषित कर ऑपरेशन एरो ऑफ बशर नामक अभियान चलाकर सीरियाई सेना की सैन्य क्षमता को कमजोर किया। ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 47वां वार्षिक सत्र, 47वां वार्षिक सत्र कहाँ पे हुआ? बुल्गारिया में, यूनेस्को के मुख्यालय में, माफ करिएगा, पेरिस में हुआ, यूनेस्को के मुख्यालय में। इसकी अध्यक्षता किसने की? बुल्गारिया के प्रोफेसर निकोलिए निनोव ने। अध्यक्षता किसने की? बुल्गारिया के प्रोफेसर निकोलिए निनोव ने। कहाँ पे हुई? पेरिस में, यूनेस्को के मुख्यालय में। 47वां सत्र था ये। अफ्रीका के 3 स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया है। विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण हेतु अभी समय 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के पक्षकारों देशों की संख्या कितनी है? कितने सदस्य हैं? 196। 46वां जो सत्र था वो कहाँ था? नई दिल्ली में। 47वां कहाँ हुआ? यूनेस्को के हेड ऑफिस पेरिस में। मेडागास्कर के आत्सी ननाना के वर्षावन, तो प्रश्न पूछ सकता है आत्सी ननाना वर्षावन कहाँ पे है? मेडागास्कर में है। अबू मेना और लीबिया के घदेम्स, अबू मेना कहाँ पे है? इजिप्ट में है। लीबिया के घदेम्स, इनको का पुराना शहर, इसको संकटग्रस्त सूची से हटा दिया गया। मेडागास्कर के आत्सी ननाना के वर्षावन, मिस्र के अबू मेना और लीबिया के घदामेस को पुराना शहर को संकटग्रस्त सूची से हटा दिया गया। भारत में मराठा सैन्य लैंडस्केप्स परिदृश्य, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को इसमें शामिल किया गया है। अब भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की सूची कितनी हो गई है? 44 हो गई है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप कहाँ पे, किन 2
राज्यों में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इसमें 12 प्रमुख किले हैं, ठीक है। कुल स्थल कितने हैं? 44। 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। ये PYQ में पूछ चुका है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कितने सांस्कृतिक हैं। 36 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित। 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। 43 अब हो चुके हैं, तो 47वां कहाँ पे जाएगा? सांस्कृतिक में जाएगा, तो 37 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित हो जाएगा। अब तक जो शामिल हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 2021 में धौलावीरा, 2023 में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, और होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक। 2024 में मोइदम्स कहाँ पे है? असम में है। 2025 में मराठा सैन्य प्रदेश कहाँ पे है? मराठा और तमिलनाडु में, ठीक है। और देखिए 44वां ये विश्व धरोहर स्थल है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। इसकी जो एक किला है जिंजी, ये तमिलनाडु में, बाकी सारे किला महाराष्ट्र में। तो एक याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र का नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं, तो एक वाला याद कर लीजिए, जिंजी तमिलनाडु। कुल विश्व धरोहर के स्थल कितने हो चुके हैं? 1248। कुल विश्व धरोहर स्थल कितने हो चुके हैं? 1248। सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल कहाँ पे हैं? इटली में है, फिर चीन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। सबसे ज्यादा इटली, फिर चीन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। एटलीस्ट रैंक 1 वाला याद रखिए। भारत कितने रैंक पे है? 6वें रैंक पे। इटली, चीन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और फिर है भारत। इटली, चीन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और फिर है भारत। बुल्गारिया को यूरोजोन में प्रवेश की स्वीकृति। बुल्गारिया को यूरोजोन में प्रवेश की स्वीकृति कब? 8 जुलाई 2025 को यह शामिल हो गया। यूरोजोन क्या है? यूरोजोन वो देश हैं जिनकी जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो यूरो है। तो ये यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य बना। यूरोजोन में शामिल होने वाला चौथे नंबर का सदस्य बना, 21वां सदस्य बना। ये 1 जनवरी 2026 से ये आधिकारिक मुद्रा बन जाएगी बुल्गारिया की। 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया की में यूरो आधिकारिक मुद्रा हो जाएगी, यानी जो भी लेन देन होगा वो यूरो में होगा। यूरोजोन में के जो कुल देश हैं 2025 तक, वो कितने हैं हमने देख लिया, 21 हैं। इसमें जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है, उसमें 27 देश हैं। उसमें से जो 6 हैं वो यूरो मुद्रा नहीं मानते हैं। तो वो जो 6 हैं जो इसका सदस्य नहीं है, किसके सदस्य? यूरोजोन के। वो कौन से हैं? चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, रोमानिया, स्वीडन। चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन। चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन। ये देखिए बहुत ध्यान से समझना है। यूरोजोन अलग है, यूरोपियन यूनियन अलग है, तो जो यूरोजोन है, शेंजन जोन अलग है। तो यूरोजोन में कुल 21 देश हैं, उसमें 6 देश ऐसे नहीं हैं जो शामिल हैं। वो हैं चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन। चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्वीडन। ये किसमें शामिल नहीं है? ये यूरोपियन यूनियन में तो है पर यूरोजोन में नहीं है, यानी ये यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा नहीं मान के दूसरी मुद्राओं में लेन देन करते हैं। अब होता है शेंजन एरिया। शेंजन एरिया क्या होता है? जो ये कॉमन वीजा प्रोसेस होता है, एक वीजा लेके आप अलग इन सारे देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। कितने देश शामिल हैं? 29 देश शामिल हैं, ठीक है। इसमें आप एक बार वीजा लीजिए और 180 दिनों तक आप वहां रह भी सकते हैं। इसको कॉमन वीजा नीति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कॉमन वीजा नीति के नाम से भी जाना जाता है। कब से? 1985 में शेंजन लग्जमबर्ग में इसको हस्ताक्षरित किया गया था, तब से इसका नाम रख दिया गया शेंजन जोन, ठीक है। कितने? कुल 29 देश हैं, 25 यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश हैं। इसमें EFTA के भी सभी देश, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सभी देश। कौन कौन से यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के देश हैं? आइसलैंड, लिचेनस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, लिचेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, यानी 25 यूरोपियन यूनियन के देश और 4 EFTA के देश। कुल मिला के 29 देश किस में शामिल हैं? ये शामिल हैं शेंजन जोन में। इसके साथ 4 माइक्रो स्टेट भी शामिल हैं। 25 EO के देश और 4 माइक्रो स्टेट। कौन कौन से? साइप्रस, आयरलैंड शामिल नहीं है। साइप्रस और आयरलैंड यूरोपीय संघ के सदस्य हैं जो शेंजन क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी ये 2 सदस्य हैं जो EU के सदस्य तो हैं, साइप्रस और आयरलैंड, पर शेंजन जोन में नहीं है। और जो माइक्रो स्टेट्स
शेंजन जोन में है उनका नाम है एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी। एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो और वेटिकन सिटी। शेंजन क्षेत्र क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र है जहां आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं होता है, कॉमन वीजा नीति होती है, संक्षिप्त निवास जैसे 180 दिनों की अवधि में 90 दिनों तक के लिए के संदर्भ में अपनाया जाता है। 1985 में हस्ताक्षरित किया गया था शेंजन में, तो इसीलिए इसको शेंजन जोन कहते हैं। शीर्ष तालिबानी नेताओं के विरुद्ध आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट। तो शीर्ष तालिबानी नेता कौन है जिसके विरुद्ध आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? अफगानिस्तान के तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी और सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदजादा के विरुद्ध आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ठीक है। पेरू में प्राचीन शहर की खोज। पेरू किस महाद्वीप में है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का देश है पेरू। वहां पे हाउरा प्रांत में, वहां के उत्तरी लिमा क्षेत्र के हाउरा प्रांत में एक पुरानी प्राचीन नगरी पेनिको पुरानी नगरी क्या नाम है? पेनिको की खोज संबंधी निष्कर्षों की घोषणा की गई है। ये किस समय का है? केरल सभ्यता के पतन के समय अस्तित्व में आया था। केरल सभ्यता के पतन के समय। तो पेनिको की समय अवधि क्या सोची गई है, निर्धारित की गई है? 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक। सीरिया की अंतर सरकारी संगठनों में सदस्यता। अब सीरिया में धीरे धीरे अंतर सरकारी संगठनों में सदस्यता शुरू की गई है। असद शासन के पतन के बाद एक और अमेरिका यूएसए ने सीरिया पर लगे अधिकांश प्रतिबंध हटाने की घोषणा की ताकि देश में पुनर्निर्माण में मदद मिल सके। वहीं दूसरी ओर प्रमुख अंतर सरकारी संगठनों में सीरिया की निलंबित सदस्यता भी क्रमिक रूप से खत्म हो गई। कहां से खत्म हो गई? खत्म हो गई है यूनियन फॉर द मेडिटेरेनियन, यूएफएम में खत्म थी। 14 साल बाद फिर से सदस्यता मिल गई। फिर इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी में भी पुनर्सम्मेलन कर लिया गया है इसका, और अरब लीग में भी। इन तीनों में सीरिया को फिर से सदस्य बनाया गया। यूनियन फॉर द मेडिटेरेनियन यूएफएम, इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी और अरब लीग। ओआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? जेदा में। वर्तमान में अरब लीग एशिया और अफ्रीका के कुल 22 सदस्य देशों का संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय काहिरा में। भारत इस समय पर्यवेक्षक देश है। किसका? अरब लीग का। स्थापना 1945, मुख्यालय काहिरा। ओआईसी का स्थापना 1969, मुख्यालय जेदा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स चैरिटीज एंड फाउंडेशन, चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा कौन जारी करता है? चैरिटीज एड फाउंडेशन। क्या जारी किया है? 101 देशों में सबसे उदारवादी मोस्ट जनरस कंट्री कौन सी है? नाइजीरिया। क्या करते हैं लोग? व्यक्तिगत आय का औसतन 2.83% दान देते हैं। व्यक्तिगत आय का औसतन 2.83% दान दे देते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? मिस्र यानी इजिप्ट है, फिर चीन और घाना है, फिर केन्या है। सबसे ऊपर नाइजीरिया, इजिप्ट, चीन और घाना, केन्या। भारत को इसमें, भारत का क्या स्थान है? 7वां। किसके साथ? कतर और यूएई के साथ भारत 7वें स्थान पर। कतर और यूएई के साथ भारत 7वें स्थान पर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में शामिल 142 देशों में इंडोनेशिया को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था पिछले साल। अब भारत 26वें स्थान पर था। इस साल कौन से स्थान पर पहुंच गया है? इस साल पहुंच गया है सीधे 7वें स्थान पर। वो ये वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट है, वो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है। रूस द्वारा तालिबान सरकार को मान्यता। तो पहला देश जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी, यही प्रश्न पूछेगा, इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, रूस ने दी है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव, ये पूछ सकता है यहां से, कौन लेके आया? क्या भारत की स्थिति, क्या बाकी देशों की स्थिति थी? यूएनजीए द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अफगानिस्तान की परिस्थिति पर प्रभाव, द सिचुएशन इन अफगानिस्तान को 116 से 2 के बहुमत से अंगीकृत किया गया। अमेरिका और इसराइल ने इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। अमेरिका और इसराइल ने इस प्रस्ताव के विपरीत विरोध में, भारत सहित 12 देश मतदान से विरत, एब्सेंट। ये एक बार प्रश्न पूछ चुका है, स्टेटमेंट बना के पूछा था कि भारत की क्या स्थिति थी, ऐसे ही यूएन के किसी वोटिंग में, तो यूक्रेन से जुड़ा हुआ था वो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो भारत क्या था? भारत 12 देशों के साथ विरत था। अमेरिका और इजराइल विपक्ष में थे। 116 से 2 के बहुमत से पारित हुआ था।
ये प्रस्ताव लेके कौन आया था? जर्मनी, आयरलैंड और स्वीडन। लेके कौन आया था? जर्मनी, आयरलैंड और स्वीडन। DR कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, शांति समझौता। यहां भी शांति समझौता हो रहा है। क्या हुआ? 27 जून 2025 को वॉशिंगटन डीसी में DR, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के विदेश मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित हुआ। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, ये प्रश्न पूछ देगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने किसके साथ शांति समझौता हस्ताक्षरित किया? तो किसके साथ हस्ताक्षरित किया? रवांडा के साथ। किसकी मध्यस्थता होगी? फिर वही डोनाल्ड ट्रंप जी। इस शांति समझौते को क्या नाम दिया गया है? वॉशिंगटन एकॉर्ड। ठीक है, और यहाँ कुछ बहुत जानने की जरूरत नहीं है। वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, IEP। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। GPI 2023 में 163 देश हैं। यह 23 मात्रात्मक एवं गुणात्मक संकेतकों पे आधारित है। ठीक है, 19वां वार्षिक वैश्विक सूचकांक। तो ये भी पूछ सकता है कौन से नंबर का है, तो 19वां है। वैश्विक शांति स्तर में GPI 2025 में 0.36% की गिरावट आई है। आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है 2008 से निरंतर। आइसलैंड सबसे शांत है, फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। शांति, आपको बहुत गर्मी लगी रहती है, ठीक है, देखिए याद करने का तरीका है, बस बता रहे हैं। आपको बहुत गर्मी लगी रहती है तो आप क्या करते हैं? बर्फ सोचते हैं कहीं से बर्फ मिल जाए, खा लें या बर्फ रगड़ लें। तो शांति किससे जुड़ी हुई है? आइस से। तो आइसलैंड रैंक 1। ठीक, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, छोटे छोटे देश हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड। रूस की सबसे खराब स्थिति बनी हुई है, उसके सबसे लास्ट रूस है और उससे पहले यूक्रेन है। 163 पे रूस, 162 पे यूक्रेन। भारत की बहुत अच्छी स्थिति नहीं, 115वीं रैंक है इसमें शांति में। इसके पड़ोसी देशों को भी देख सकते हैं जैसे जो बेहतर स्थिति में है, जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका बेहतर स्थिति में है। भूटान 21, नेपाल 76, श्रीलंका 97। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, GLI, इसको भी कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट ग्रुप। इसको कौन जारी करता है? द इकोनॉमिस्ट ग्रुप की एक स्पेशल एजेंसी, क्या नाम है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक, पहला प्रश्न यही बना देगा, कौन जारी करता है? तो जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU। क्या स्थिति है? कोपेनहेगन। इस सूचकांक में कितने टोटल शहर हैं? 173 शहर। उसमें से सबसे ज्यादा क्या रैंक 1 पे कौन आया? कोपेनहेगन, डेनमार्क। यह सबसे अच्छा क्षेत्र है, सबसे अच्छी सिटी है रहने के लिए। विश्व में सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? कोपेनहेगन। कहाँ का? डेनमार्क का। ये पिछले 3 साल से रैंक 1 पे है। सबसे खराब स्थिति दमिश्क की है। सबसे ज्यादा सुधार सऊदी अरब का अल खोबर ने की है, सबसे अधिक सुधार अल खोबर ने, सबसे ज्यादा गिरावट कनाडा के कैलगरी ने। भारत में क्या स्थिति है? भारत की कोई अलग से यहाँ पे स्थिति दी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वैश्विक लैंगिकता अंतराल रिपोर्ट। वैश्विक लैंगिकता अंतराल रिपोर्ट, WEF कौन जारी करता है? WEF। ये पूछ चुका है, सिंपल यही डाल के प्रश्न बना के। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 2006 से प्रकाशित की जा रही है। किन किन आयामों में? 4 प्रमुख आयाम है, आर्थिक सहभागिता और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि और स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता तथा राजनीतिक सशक्तिकरण में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच में अंतर। आर्थिक सहभागिता और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि मतलब इकोनॉमिकल क्या पोजीशन है, एजुकेशन में क्या पोजीशन है, हेल्थ में क्या पोजीशन है और पॉलिटिक्स में क्या पोजीशन है। फिर पोजीशन का मतलब दोनों में अंतर कितना है, ठीक। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 कितने? 148 देश या 148 अर्थव्यवस्थाओं के बीच में निकला है। लैंगिक अंतराल विश्व में 69% समाप्त हो गया है, यानी अभी 31% अंतराल शेष है। विश्व स्तर पे 31% लैंगिक अंतराल रह गया है, गैप रह गया है। कोई भी देश पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाया है, लेकिन 16वें वर्ष विश्व में प्रथम स्थान पर है आइसलैंड, 16 साल से लगातार।
100% यहाँ भी खत्म नहीं है, लेकिन 16 साल से लगातार फर्स्ट पे आ रहा है आइसलैंड। दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड। फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड। सबसे नीचे पाकिस्तान, सूडान, चाड। भारत की क्या स्थिति है? 131। इससे बेहतर स्थिति में भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सब इससे बेहतर स्थिति में। भूटान 119, नेपाल 125, श्रीलंका 130, पाकिस्तान 148 अंतिम स्थान पे है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। सतत विकास रिपोर्ट क्या है? द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको पता होगा 17 एसडीजीज हैं, यानी सतत विकास लक्ष्य 17 हैं और 169 उपलक्ष्य हैं। 169 उपलक्ष्य हैं। क्या करना है? 2030 तक प्राप्त करना है। ठीक है। कौन जारी करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। SDSN यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN इसको जारी करता है। 10वां संस्करण है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। एसडीजी सूचकांक 2025 के अंतर्गत कुल 167 देशों की रैंक दी गई है। 167 देशों को रैंक दी गई है। प्राप्त स्कोर, सबसे खराब संभावित परिणाम, सबसे खराब 0 और लक्ष्य स्कोर 100 के बीच इंगित किया गया। शीर्ष 5 देश फिनलैंड, शीर्ष 5 देश फिनलैंड, एसडीजी फिनलैंड, एसडीजी फिनलैंड। देखिए हैप्पीनेस में भी फिनलैंड है और एसडीजी में। देखिए जो खुश रहेंगे तभी सस्टेनेबल, तभी सतत विकास हो पाएगा। तो जोड़ लीजिए, खुश में हमेशा फिनलैंड, लगातार फिनलैंड ही रहता है, वही एसडीजी में भी है। तो इन दोनों को जोड़ के याद कर लीजिए, खुश रहेंगे तभी। फिनलैंड के लोग बहुत फनी होते हैं, इसलिए इससे हैप्पीनेस रिपोर्ट को जोड़ के याद किया जाता है। तो फिनलैंड के लोग फनी हैं, तो वही फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी आगे होंगे। तो रैंक 1 पे कौन है? फिनलैंड है। फिर स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, सबसे नीचे दक्षिणी सूडान। भारत की क्या स्थिति है? 2025 में 167 देशों में 99 स्थान है। पहली बार अंडर 100 आया है, पहली बार अंडर 100 है 167 देशों में। 2025 में क्या रैंक है? 99। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, 37वां संस्करण है। कौन जारी किया है? आईएमडी ने जारी किया है। 69 अर्थव्यवस्थाओं में पहले पे स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, यूएई। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क और यूएई। सबसे नीचे वेनेजुएला। भारत की क्या स्थिति है? भारत की स्थिति है 41वां, पिछले साल 39, इस बार 41। ठीक। कॉम्पिटिटिवनेस स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, यूएई 69 कंट्री है। लास्ट वेनेजुएला है, इंडिया 41 है। बार बार इसको दोहराइए, और कोई तरीका नहीं। आप ऐसे कर सकते हैं कि एक सारे रैंकिंग लिख लीजिए, उसके सामने देश लिख लीजिए, फर्स्ट, लास्ट और इंडिया का स्टेटस, और उसको याद कर लीजिए। कौन पब्लिश करता है, क्या रैंक है, कौन सा संस्करण था, बस। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, WEF इसको भी जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसको कहते हैं। कितने देश हैं? 118 देश हैं। रैंक 1 स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। रैंक 1 स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। DR कॉन्गो सबसे निचले स्थान पर है। कौन सी रैंक है ये? एनर्जी ट्रांजिशन। रैंक 1 स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। श्रीलंका 67, बांग्लादेश 86, पाकिस्तान 101, भारत 71, भारत 71। श्रीलंका इससे बेहतर रैंक पे है, बाकी सब इससे पीछे है। सबसे लास्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फर्स्ट स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 22वां वार्षिक रिपोर्ट है। मेथोडोलॉजी में रोजगार योग्यता और स्थिरता दोनों कारक करने वाले पहली, अपनी तरह की पहली रैंकिंग है। नवीनतम रैंकिंग में मैसूचेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूचेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का लगातार 14वें वर्ष सी स्थान प्राप्त, लगातार 14वें वर्ष। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंक 1 किसको मिला है? लगातार 14वें वर्ष MIT को। दूसरे पे इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीसरे पे स्टैनफोर्ड USA, चौथे पे ऑक्सफोर्ड लंदन, हार्वर्ड USA। मैसूचेट्स, फिर इंपीरियल, फिर स्टैनफोर्ड, फिर ऑक्सफोर्ड, फिर हार्वर्ड। 2026 में भारत में कुल 54 संस्थान शामिल। IIT दिल्ली को इसमें 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया में सबसे ऊपर IIT दिल्ली है, फिर IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IISc।
IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, फिर IISc। इजराइल ईरान युद्ध 2025 12 दिवसीय युद्ध था, ठीक है। 13 से 24 जून 2025 क्या हुआ? ऑपरेशन राइजिंग लायन। किसने शुरू किया? इजराइल ने ईरान पर व्यापक हवाई हमले। ऑपरेशन राइजिंग लायन किससे जुड़ा हुआ है? तो इजराइल का ईरान पर हवाई हमले से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजरायली वायुसेना लड़ाकू विमान और गुप्तचर एजेंसी मोसाद शामिल थे, ठीक है। इजरायली सुरक्षा बल IDF ने इस अभियान को हिब्रू में केलवी, क्या नाम दिया? केलवी। प्रतिकार रूप में के स्वरूप में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड भी, उन लोग ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और इनका क्या था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ठीक। अमेरिका द्वारा 22 जून को ईरान के परमाणु स्थल पर हवाई हमला किया गया था, जिसमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 प्रमुख परमाणु स्थल फोर्डो, नतान्ज, इस्फान। तो ये जगह पूछ सकता है कि ये जगहों में से किसी एक का नाम या तीनों का नाम जगह देके पूछ सकता है कि कहाँ पे है फोर्डो, नतान्ज और इस्फान, कहाँ पे हैं? इजराइल में है। क्या है ये परमाणु स्थल है। क्या है? परमाणु स्थल कहाँ पे है? इजराइल में है। इंडिया ने क्या किया था? अपने लोगों को वहां से निकाल के सुरक्षित लाने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था ईरान और इजराइल से अपने नागरिकों को सुरक्षित अपने देश लाने के लिए। भारत चुना गया इकोसॉक का सदस्य। इकोसॉक का सदस्य चुना गया है भारत को। भारत इकोसॉक का सदस्य बना। कब ये स्थापना में आई? वर्ष 1945 में। इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग जो हैं उसमें से एक है। तो बाकी 5 कौन से हैं? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए। भारत की इकोसॉक की वर्ष 2026 से 28 की अवधि के लिए कितने समय के लिए चुना गया है? 2026 से 2028 के लिए भारत को चुना गया है इकोसॉक का सदस्य, ठीक। स्मार्टी तथ्य 4 जून 2025 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय महासभा द्वारा इकोसॉक को 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक के कार्यकाल हेतु चुना गया है भारत को इकोसॉक का, ठीक है। भारत के साथ चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान वे निर्वाचित हुए। भारत के साथ चीन, लेबनान और तुर्कमेनिस्तान 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के 15 विशिष्ट अभिकरणों, 8 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्य को समन्वय करती है। यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य, तो सबसे पहले जान लीजिए स्थायी सदस्य कितने होते हैं। स्थायी होते हैं 10, अस्थायी स्थायी होते हैं 5 और अस्थायी होते हैं 10, टोटल होते हैं 15। P5 जिनको कहते हैं पावरफुल 5 या परमानेंट 5 कहते हैं। यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया। यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये है पावरफुल 5 या P5 या परमानेंट 5 मेंबर। P5 भी जिनको कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ चुका है और फिर से पूछ लेगा P5 किनको कहते हैं। तो यूएनएससी के जो स्थायी सदस्य हैं, टोटल सदस्य 15 में से 5 स्थायी, 10 अस्थायी, 5 स्थायी, कौन कौन से हैं उनको P5 कहते हैं, परमानेंट 5 या पावरफुल 5। यूएस, यूके, चीन, फ्रांस, रूस। यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, पावरफुल 5, ठीक है। ये एकदम रटा होना चाहिए आपको। इन जो शेष 10 जो अस्थायी होते हैं इनको कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? 2 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। 3 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 79वें सत्र के दौरान बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्र गणतंत्र, DRC, लाटविया और लाइबेरिया को 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 अवधि हेतु सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना, ठीक है। कौन कौन है? बहरीन, कोलंबिया, DRC, लाटविया, लाइबेरिया, 5 हैं। बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC, लाटविया और लाइबेरिया। कितने समय के लिए? 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक के समय के लिए चुना गया। ये नए निर्वाचित सदस्य वर्तमान अस्थायी सदस्य कौन कौन से? अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया की जगह पे आएंगे। सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। इनका कार्यकाल क्या है? 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक। पाकिस्तान भी है इस समय अस्थायी सदस्यों में यूएन के, ठीक है। किनके किनके साथ? डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया, ठीक।
किसी भी उम्मीदवार को चुने जाने के लिए महासभा यूएनजीए जो है उसके 193 सदस्य मत देते हैं और कम से कम 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, कौन जारी करता है? फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। 23वां संस्करण था। पूरे विश्व के जो प्रेस है, जो मीडिया है, इस समय बहुत खराब परिस्थिति से गुजर रहा है, बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। दुनिया में आधे से अधिक देशों में वर्ष 2025 में सबसे कठिन स्थिति, अति गंभीर स्थिति थी, जिसमें सबसे खराब स्थिति मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की, मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र की थी। रैंक 1 नॉर्वे, रैंक 1 नॉर्वे कई सालों से बना हुआ है। दूसरे पे एस्टोनिया, तीसरे पे नीदरलैंड। नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। प्रेस सूचकांक नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। कौन सा संस्करण था? ये था 23वां संस्करण। नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। निचले 3 इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, चीन। निचले 3 इरिट्रिया, उत्तर कोरिया और चीन। WPFI 2025 में भारत ने 32.96 स्कोर के साथ 151वां स्थान हासिल किया है। WPFI 2025 में भारत ने क्या स्कोर किया है हासिल? 32.96। रैंक कौन सी है? 151वां। पिछले साल थी 159। पड़ोसी देशों में नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, ये सब बेहतर स्थिति में है, यहाँ तक कि भूटान, बांग्लादेश भी। कौन सा रिपोर्ट पढ़ रहे थे हम लोग? ये रिपोर्ट था प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक। भारत की स्थिति 151। नंबर 1 नॉर्वे, नंबर 1 नॉर्वे, ऐसे करके याद कर सकते हैं। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां कौन जारी करता है? सिप्री, कई सालों से। क्या हाल है? 2024 में विश्व सैन्य खर्च, पूरे विश्व का सैन्य खर्च 2718 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गया। लगातार 10वें साल वृद्धि हुई है। जीडीपी का 2.5% के स्तर पर विश्व में क्या हाल है? जीडीपी का 2.5%। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व के 5 सबसे बड़ा सैन्य खर्च कौन कौन किया है? विश्व में सबसे बड़ा सैन्य खर्च यूएसए, चाइना, रूस, जर्मनी, भारत। यूएसए, चाइना, रूस, जर्मनी, भारत। यूएसए, चाइना, रूस, जर्मनी, भारत, ये सबसे ज्यादा खर्च किया है सेना पे। कुल विश्व सैन्य खर्चे में यूएसए की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, अकेले 37%। अकेले 37% यूएसए की हिस्सेदारी है। भारत का सैन्य व्यय वर्ष 2024 में इसके जीडीपी का 2.3%, 2.3% भारत का सैन्य व्यय है। टाइम्स हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 853 एशिया की है। ये टाइम्स हायर एजुकेशनल एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 853 विश्वविद्यालय वर्ष 2025 में एशिया रैंकिंग में भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। तो संख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है जापान के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय शामिल किए गए 119। नंबर 1 पे है सिंगुआ यूनिवर्सिटी चीन, दूसरे पे पेकिंग चीन, तीसरे पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ सिंगापुर। सिंगुआ यूनिवर्सिटी चीन, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन, तीसरे पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ सिंगापुर। भारत में क्या स्थिति है? IISc 38वें रैंक पे है, IISc 38वें रैंक पे। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 111 पे, IIT इंदौर 131 पे, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम 140, शूलिनी ये प्राइवेट है, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IISc 38वें स्थान के साथ भारत में सर्वोच्च, और शूलिनी यूनिवर्सिटी भारत का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय, भारत का सर्वोच्च रैंक वाला। तो निजी में यानी प्राइवेट में सबसे ऊपर कौन है? शूलिनी यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। विश्व सामाजिक रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल जस्टिस रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनडेसा। कौन जारी करता है? यूएनडेसा। अ न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस, अ न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। स्मरणीय तथ्य, यूएनडेसा यह फ्लैगशिप रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विकास आर्थिक अनुसंधान संस्थान UNUWIDER के सहयोग से प्रकाशित करता है। यूएनडेसा यह रिपोर्ट UNU वाइडर के सहयोग से प्रस्तुत करता है। वर्तमान में जीवन संतुष्टि के आकलन के तहत विश्व भर में 60% लोग संघर्ष की स्थिति में स्ट्रगल कर रहे हैं। 60% लोग, 12 लोग सफर कर रहे हैं, 12%, 60% संघर्ष कर रहे हैं, 12% लोग सफर कर रहे हैं। विश्व के 69 करोड़ से अधिक अत्यधिक गरीबी में, यानी प्रतिदिन $2.15 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। 69 करोड़ लोग पूरे विश्व में अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, यानी प्रतिदिन $2.15 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा को इस साल चेंज किया, तो इससे प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है।
पहले क्या था, $2.15 2017 की परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी पे आधारित था, इसे बढ़ाकर $3 कर दिया 2021 की परचेजिंग पावर पैरिटी पे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2.15 से बढ़ाकर $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। प्रत्येक 5 में से लगभग 17.9% व्यक्ति जलवायु आपदाओं से, 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में आके परेशान है। वैश्विक पवन रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद GWEC लंदन इसको जारी करता है। क्या है? 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 गीगावाट की नई पवन ऊर्जा, जिसमें अकेले चीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। चीन 520 गीगावाट, 520.6 गीगावाट। फिर यूएसए रैंक 4 पे, इंडिया। देखिए कुछ चीजें हैं, पवन ऊर्जा में 4th पे है, पवन ऊर्जा में भारत 4th पे है, सौर ऊर्जा में 3 पे है, और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में रैंक 4th पे है। ठीक, इंडिया की स्थिति है ये। कुल वैश्विक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 1.14 टेरावाट, 1.14 टेरावाट तक पहुंच गई है। चीन की अकेले 520.6 गीगावाट। फिर यूएसए अमेरिका दूसरा स्थान 154.3, फिर जर्मनी, फिर भारत 48.2 गीगावाट, 3.4 गीगावाट की नई स्थापना की गई है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 51.06 गीगावाट तथा अगस्त 31, 2025 को अभी एकदम लेटेस्ट कितनी है? 52.68 गीगावाट। एकदम लेटेस्ट कितनी है? 52.68 गीगावाट। देखिए विश्व में कुल नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से के रैंक में हम 4थे पे हैं, पवन में हम 4थे पे हैं, सौर ऊर्जा में हम 3रे पे हैं। ठीक है, क्या जो मैंने ऊपर बताया था। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है। वार्षिक अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इसको कहते हैं। बौद्धिक संपदा IP सूचकांक में विश्व की कितनी अर्थव्यवस्थाएं? 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। सबसे ऊपर यूएसए है, वाजिब सी बात है। यूएसए, फिर यूके, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर स्वीडन। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन। भारत का स्थान 43, चीन 24, ब्राजील 34। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है, UNCTAD अंकटाड जारी करता है। केंद्रीय विषय इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। केंद्रीय विषय क्या है? इंक्लूसिव, विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। रिपोर्ट के अनुसार 2033 तक AI का बाजार मूल्य $4.8 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। AI का बाजार मूल्य 2033 तक $4.8 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। हालांकि AI इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता तक पहुंच कुछ भी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं। वर्ष 2022 में विश्व की मात्र 100 कंपनियां, मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में द्वारा वैश्विक व्यवसाय वित्त पोषित R&D व्यय का 40% हिस्सा वहन कर रही हैं। एप्पल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी तकनीकी दिग्गज कंपनियों में प्रत्येक का बाजार मूल्य पूरे अफ्रीकी महाद्वीप से अलग है। तो सबसे ऊपर कौन सी कंपनियां? एप्पल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट। AI विश्व भर में 40% रोजगारों को प्रभावित कर सकता है, इस रिपोर्ट के अनुसार। प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। विश्व आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। क्या जारी करता है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। इसमें क्या है? 12वां संस्करण था। कुल कितने देश हैं? 163। लगातार 10वें साल इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे घातक, डेडलीस्ट टेररिस्ट ग्रुप, इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे घातक ग्रुप घोषित किया गया। साहेल क्षेत्र आतंकवाद का अधिकेंद्र बना रहा। साहेल क्षेत्र आतंकवाद का केंद्र बना रहा, जहां विश्व 2024 में आतंकी घटनाओं में हुई कुल मौतों का 51% दर्ज हुआ। साहेल क्षेत्र कहाँ पे है? अफ्रीका में है। इसको देख लीजिएगा कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं। नाइजर और पाकिस्तान में आतंकवाद से मौतों में सर्वाधिक वृद्धि नाइजर और कहाँ? पाकिस्तान में। भारत
6.411 के स्कोर के साथ 14वें स्थान पर रहा। भारत किस कैटेगरी में आता है? उच्च आतंकवाद प्रभावित शामिल। उच्च आतंकवाद प्रभावित शामिल। सर्वाधिक प्रभावित 5 देश हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली और नाइजर। सर्वाधिक 5 देश जो सर्वाधिक प्रभावित हैं वो हैं बुर्किना फासो, पाकिस्तान, सीरिया, माली और नाइजर। ठीक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN जारी करता है। कब? 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे होता है, उसी दिन जारी होता है। कितने देश थे? 147 देश। सब मैंने पहले ही बताया था, कई सालों से लगातार, लगभग 8 साल से। तो फिनलैंड के लोग बहुत फनी होते हैं, इससे आप याद कर सकते हैं। फिनलैंड रैंक 1 होता है। उसके बाद ये स्कैंडिनेवियन कंट्री जो इन्हीं सबका हाल सब में सारे रैंक रिपोर्ट में आप देखेंगे ये लोग टॉप पर रहते हैं। ऊपर फिनलैंड है, फिर डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड। डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड। समग्र रैंकिंग में अफगानिस्तान की सबसे खराब स्थिति है। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन कहाँ पे किया गया? मियामी बीच, फ्लोरिडा, USA में। वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट 15-16 मार्च 2025 को किया गया है। कहाँ? मियामी बीच, फ्लोरिडा, USA में। 2024 में कहाँ इसका आयोजन हुआ था? लंदन, UK में। प्रथम विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन पहली बार कहाँ हुआ था? 2017 में। पहली बार 2017 में, 2024 में लंदन में, 2025 वाला मियामी बीच, USA में किया गया है। डोनेशन के मामले में इंडोनेशिया नंबर 1 पर रहा है। डोनेशन में भारत का रैंक रहा है 57 और हैप्पीनेस में भारत का रैंक क्या रहा है? 118। खुशी में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। कितना गम है भाई, खत्म क्यों नहीं होता। पड़ोसी देशों को भी एक बार देख लीजिएगा। खैर याद करने को बहुत कुछ है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें याद करते हुए हमें चलना है। विश्व आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक। देखिए, आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, पढ़ते रहना है, रिवाइज करना है, घबराना नहीं है, खुद पे विश्वास रखना है, हम लोगों पे विश्वास रखना है। अब तक जो पढ़ लिया है, जो रिसोर्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे आई दृष्टि पढ़ रहे हैं, बस उसी को पढ़िएगा। कुछ नए सोर्स मत उठाएगा। क्रॉनिकल आपने पढ़ी है मंथली, तो इसके साथ मंथली देख लीजिएगा। 2 ईयरली या 6 मंथली मैगजीन उठा के आप अपना, अगर आपने पढ़ रखी है तो बात अलग है, पर अब मत पढ़ने बैठिएगा। पढ़ रखी है तो आपको ऑब्वियस सी बात है मदद मिलेगी। अब तक जो पढ़ लिया है बस उसी को देखना है, रिवाइज करना है, PYQ देखना है और चक दे पट्टे एग्जाम में चले जाना है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। बहुत ज्यादा घबराने, अब देखिए सबको घबराहट हो रही होगी, इसको घबराए बिना शांति से सुबह उठिए, टहल के पढ़िए, थोड़ा अनुलोम विलोम करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। जितनी नकारात्मक चीजें हैं, जितने नकारात्मक लोग हैं, उन लोगों से पूरी तरह से दूर रहिए और अपने ऊपर और अपनी पढ़ाई के ऊपर सिर्फ उन्हीं पे ध्यान देना है। ठीक है, बाकी फालतू मुद्दों से अपने आप को, कम से कम 12 दिन बचे हैं, 12-14 दिन, इतने दिन हटा लीजिए, फिर बाकी सब तो रोज होता ही रहता है, होता ही रहेगा। मार्च 2025 में विषय आधारित में कला एवं मानविकी में फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप करेगी, भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में MIT टॉप करेगी, भारत में IIT दिल्ली। जीवन एवं विज्ञान मेडिसिन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय संस्थान अखिल भारतीय एम्स 2026 226 रैंक, सॉरी। प्राकृतिक विज्ञान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इंडिया में IISc बेंगलोर। सामाजिक एवं विज्ञान एवं प्रबंधन में फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया में IIT दिल्ली। UN विश्व जल विकास रिपोर्ट, UN विश्व जल विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में क्या है? हिमनदों और हिममंडल की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो हमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि के सामने आ रहे गंभीर खतरों के प्रति सचेत करती। इस रिपोर्ट को विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम WWAP द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा? विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम WWAP। तो किसने जारी किया? WWAP ने जारी किया। क्या बताता है? हिमनद और हिममंडल की वर्तमान स्थिति के बारे में विश्लेषण है। 2025 को क्या घोषित किया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन घोषित किया गया। उसके साथ साथ ही 2025 शुरुआती वर्ष है किसका? हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई के दशक का। 2025 शुरुआती वर्ष है किसका? हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्रवाई के दशक का। कब तक है? 2025 से 2034 तक, जिसमें यूनेस्को को प्रमुख एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। एंडीज हिमनद कहाँ पे है? देख लीजिएगा इसका लोकेशन, क्या स्थिति है।
इस सिकुड़ता जा रहा है। यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, अमेजन नदी 50% जल का स्रोत है। ठीक है, कौन? एंडीज हिमनद। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय हिमनदों में माउंट केनिया एवं रेबनजीरो पर्वतों पर हिमनद वर्ष 2030 से पूर्व किलिमंजारो वर्ष पर वर्ष 2040 तक समाप्त हो सकते हैं, ये आशंका जताई गई है। तो किलिमंजारो कहाँ पे है, माउंट कीनिया कहाँ पे है, इन सब का लोकेशन देख लीजिएगा। एंडीज माउंटेन कहाँ पे है, हिंदू कुश, काराकोरम हिमालय क्षेत्र, जिसको विश्व का तीसरा ध्रुव, तो प्रश्न पूछ सकता है विश्व का तीसरा ध्रुव कौन है, तो हिंदू कुश काराकोरम हिमालय को विश्व का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। वर्ष 2100 तक 50% हिमनद हानि का अनुमान है। सबसे ज्यादा जल कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कृषि पर 72% जल का उपयोग हो जाता है। उसके बाद औद्योगिक, फिर घरेलू। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कृषि में। जो ग्लेशियर झील फट रहे, जैसे अभी लगातार हम समाचारों में आ रहा है, इसकी भी जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। बाल मृत्यु दर में सुधार और रुझान रिपोर्ट, वर्ष 2000 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर प्रति 1000 जीवित जन्मों बच्चों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अंडर 5 यूएमआर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में लगभग 52% की गिरावट हुई है। विश्व वैश्विक स्तर पर अंडर 5 एमआर मोर्टेलिटी रेट में 52% की मृत्यु दर जो है अंडर 5 वाले बच्चों का 52% की गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2024। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान हेतु अंतर एजेंसी समूह यूएनआईजीईएमई द्वारा किसने प्रस्तुत किया है, यूएनआईजीईएमई ने प्रस्तुत किया है। वर्ष 2000 में वैश्विक U5MR लगभग 77 प्रति हजार जीवित जन्म था, जो वर्ष 2023 में घटकर लगभग 37 प्रति 1000 रह गया। वर्ष 2000 में वैश्विक अंडर 5 MR यानी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी 5 वर्ष से नीचे वाले बच्चों में जो मृत्यु दर था वो 77 था। कब? 2000 में। 2023 में कितना हो गया है? 37। ठीक है, वर्ष 2023 में लगभग 4.8 मिलियन बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष की आयु से पहले हो जा रही थी, जिनमें 2.3 मिलियन नवजात शिशु 1 माह से कम ही वालों की मृत्यु हो जाती है। भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए क्या क्या किया है? 2000 से 2023 के बीच भारत की 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है। 2000 से 2023 के बीच भारत की नवजात नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या हुआ है? 61% की गिरावट आई है। अंडर 5 एमआर में 70%, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में 61% की गिरावट आई है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2024 सिप्री की रिपोर्ट। इसमें हमने ऊपर सबसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है वो देख लिया था। अब देख रहे हैं शीर्ष निर्यातक एक्सपोर्टर और शीर्ष आयातक, और भारत कहां से सबसे ज्यादा ले आता है। तो शीर्ष निर्यातक एक्सपोर्टर कौन कौन है? तो वाजिब सी बात है, यूएसए है, फिर फ्रांस है, फिर रशिया है, फिर चीन है, फिर जर्मनी है। निर्यातक एक्सपोर्टर यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी। यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी। सेकंड पे फ्रांस है, रशिया नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये यूएस सबको पता रहता है, सेकंड पे अक्सर लोगों को रूल सकता है। तो यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी। 5 शस्त्र आयातक मंगा कौन रहा है? अब तक कई सालों से भारत ही मंगा रहा था, पर अब यूक्रेन ने उसको पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे ज्यादा यूक्रेन मंगा रहा है क्योंकि युद्ध हो रहा है यूक्रेन रशिया का। यूक्रेन, दूसरे पे भारत, फिर कतर, फिर सऊदी अरब, फिर पाकिस्तान। यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान। वर्ष 2015 से 2019 एवं वर्ष 2020-24 के मध्य भारत द्वारा शस्त्र आयातों में 9.3% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, अब भारत सबसे ज्यादा कहां से ले रहा है? भारत ले रहा है रूस से, फिर फ्रांस से, फिर इसराइल से। भारत ले रहा है सबसे ज्यादा रूस, फ्रांस, फिर इसराइल। अमेरिका नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आयातक में सबसे पहले यूक्रेन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे सऊदी अरब, 5वें पे पाकिस्तान। निर्यातक में सबसे पहले यूएसए, फिर फ्रांस, फिर रशिया या रूस, फिर चीन और फिर जर्मनी। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। कौन जारी करता है? द हेरिटेज फाउंडेशन। 31वां संस्करण, 184 देश। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड 1, 2, 3। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड 80 क्या है? ये आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक है इन तीनों का। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड क्या है ये? क्या कौन सी रिपोर्ट थी? आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड,
आयरलैंड। इन तीनों की फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकिंग है। सिंगापुर सबसे स्वतंत्र है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर ताइवान और लग्जमबर्ग। सबसे खराब स्थिति किसकी है? सबसे खराब स्थिति है उत्तर कोरिया की। सबसे खराब स्थिति 176वां रैंक किसकी है? उत्तर कोरिया की। भारत की क्या स्थिति है? 128, पिछले साल थी 126। भारत 128, पिछले साल थी 126। चलिए, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। पूछ चुका है, याद रखना है कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या नाम है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। 30वां संस्करण था। एशिया प्रशांत क्षेत्र का सीपीआई औसत स्कोर कितना है? 44। डेनमार्क लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान पे रहा। डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर, न्यूजीलैंड। भारत 38 स्कोर के साथ 96 स्थान पर रहा। स्कोर क्या है? 38, रैंक क्या है? 96। ठीक है। जलवायु जोखिम सूचकांक, क्लाइमेट CRI, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। कौन जारी करता है? जारी करता है जर्मन वॉच। जारी कौन करता है? जर्मन वॉच। क्या नाम है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 1993 से 2022 के मध्य 9400 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं के कारण विश्व भर में 7,65,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। 1993 से 2022 के बीच मध्य 9400 से, देखिए ऐसी ही स्टेटमेंट बना के एजर्शन रीजनिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हूबहू यही स्टेटमेंट मिल सकती है आपको। तो जहां जरूरी है वही बताया ही जा रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको देखते चलिए। इसके परिणाम स्वरूप इस अवधि में लगभग $4.2 ट्रिलियन मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है। CRI 2025 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा मौसमी घटनाओं से प्रभावित जो शीर्ष देश हैं वो है पाकिस्तान, बेलीज और इटली। पाकिस्तान, बेलीज और इटली। भारत 6वें स्थान पे है। भारत 6वें स्थान पर है। ठीक है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? EIU। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है? EIU। क्या स्थिति है? शीर्ष 3 लोकतांत्रिक देश, पूर्ण लोकतंत्र। शीर्ष 3 पूर्ण लोकतंत्र, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। देखिए नॉर्वे यहाँ भी है क्योंकि पूर्ण लोकतंत्र है, इसीलिए जो प्रेस है उसको सबसे ज्यादा छूट मिली हुई थी। तो प्रेस वाला जो इंडेक्स था वहां भी हम लोगों ने देखा था नॉर्वे। तो ऐसे जोड़ के पढ़िए तो आपको याद रहेगा। ठीक। नॉर्वे ने लगातार 16वें वर्ष सबसे लोकप्रिय, सबसे लगातार 16 साल से। सबसे खराब स्थिति कहाँ की है? अफगानिस्तान की है। ऑब्वियसली वहां तालिबानी लोगों ने सरकार बना ली है। फिर म्यांमार और फिर उत्तर कोरिया। भारत की क्या स्थिति है? रैंक है 41, स्कोर है 7.29। और ये किस स्थिति में है? त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। किस स्थिति में है? त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र। ठीक है। अमेरिका की भी यही हाल है, अमेरिका भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में ही आता है। विश्व स्मारक निगरानी सूची, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच। ठीक है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड। कौन जारी करता है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड। कितने स्थल? कुल 25 स्थलों को शामिल किया गया है। 24 स्थल 5 महाद्वीपों में विरासत है, 29 देशों में, जबकि 1 स्थल चंद्रमा है। तो ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड में पहली बार चंद्रमा को भी शामिल किया गया है। वहां पे भी कुछ 90 से अधिक ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं, जिसमें अपोलो 11 के मिशन लैंडिंग स्थल, ट्रैंक्विलिटी बेस, भारत के 2 स्थल। इस कौन से स्थल, कौन सी सूची में? जो विश्व निगरानी सूची है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच है, उसमें भारत के 2 स्थल हैं। कौन कौन से? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां, भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां। तेलंगाना में कृष्णा नदी की सहायक मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें। विश्व ध्यान दिवस पहली बार मनाया गया 21 दिसंबर को। कहां पे मनाया गया है? न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा? विश्व गुरु या वैश्विक गुरु कौन? श्री श्री रविशंकर जी द्वारा। इन्होंने अपना एक मुख्य भाषण दिया, एक संध्या पूर्व मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। 20 दिसंबर को मनाया गया। तो पहली बार मनाया गया, तो डेट ही याद रखनी है, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, मच अवेटेड, पहले से पता है किसको मिला होगा, इतनी सारी शांति वार्ता कराए, डोनाल्ड ट्रंप जी को मिला। एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क, अमेरिकी महिला फुटबॉल खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी, माफ करिएगा, कैटलिन क्लार्क बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, अमेरिकी महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर मिला। सीईओ ऑफ द ईयर लीसा सू को मिला है। क्या है ये? सेमीकंडक्टर कंपनी AMD की सीईओ है। सीईओ ऑफ द ईयर लीसा सू। एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क, महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी।
अमेरिका की ही है। लीसा सू सेमीकंडक्टर कंपनी एएमडी की सीईओ है। टाइम आइकन ऑफ द ईयर एल्टन जॉन, टाइम आइकन ऑफ द ईयर एल्टन जॉन ब्रिटिश गायक को हैं, उनको मिला है। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स ऑफ द ईयर है, इनसे प्रश्न बन चुका है। इनको याद करने की हम कुछ ट्रिक बना सकते हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड ब्रेन, तो ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी, तो ऑक्सफोर्ड ब्रेन। मेरियम वेबस्टर, मेरियम में MNO फिर पी कर देंगे तो पोलराइजेशन, मेरियम वेबस्टर में पोलराइजेशन। कॉलिंस, कॉलिंस ब्रैट, कॉलिंस ब्रैट। कैम्ब्रिज, CAM, कैम्ब्रिज, M से मैनिफेस्ट। ये तीन याद रखिए, ब्रैट तो अपने आप याद हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड का क्या है, ब्रेन रॉट है, ऑक्सफोर्ड का ब्रेन रॉट। ए के बाद ब्री, तो ब्रेन रॉट लिख देगा, किसका है, तो ऑक्सफोर्ड का है। या ऑक्सफोर्ड का ब्रेन ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, ब्रेन रॉट है। मैरियम का क्या है, MNOP पोलराइजेशन है। कॉलिंस का ब्रैट है। कैम्ब्रिज का CAM, M आ गया तो मैनिफेस्ट है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी चल रही थी, 8th 7th, लेकिन अब फिर 10वें रैंक पे आ गया। कितने देशों की है, 63 देशों की। कौन जारी करता है, CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, कौन जारी करता है, जर्मन वॉच, CAN, इतने लोग मिलके, जर्मन वॉच, CAN, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने मिलके क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया है। 20वां संस्करण है। 2025 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका है। 2025 में शीर्ष 3 स्थानों में कोई भी देश अपनी जगह नहीं बना सका है। फिर यहाँ पे डेनमार्क, देखिए क्लाइमेट चेंज है तो जो गुफा में रहेंगे लोग वो सुरक्षित रहेंगे। डेन, शेर कहाँ रहता है, बस मिलजुल के याद करते हैं, शेर डेन में रहता है तो सुरक्षित रहता है। तो डेनमार्क, डेनमार्क क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में फर्स्ट पे, टॉप 3 में कोई भी नहीं है। 5th यानी 4th पे आ गया ना डेनमार्क। 5th नीदरलैंड, 6 UK, 7 फिलीपींस, 8 मोरक्को, 9th नॉर्वे और 10th भारत। पहले भारत की स्थिति क्या थी, सबसे खराब, अंतिम स्थान पे है ईरान, सबसे खराब स्थिति में है ईरान। CCPI 2025 में CO2 सबसे ज्यादा, ये पूछ चुका है, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, चीन है। पहले अमेरिका था, अब चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है। ठीक, 2025 में केवल 2 G20 देश, यूके और भारत, हाई परफॉर्मेंस में शामिल है। G20 के केवल 2, यूके और भारत हाई परफॉर्मेंस में शामिल है। विश्व में ग्रीन हाउस गैसों में 75% से अधिक उत्सर्जन G20 देश कर रहे हैं। CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के कितने घटक हैं, 4 श्रेणियां हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल 40% स्कोर का यही है। नवीकरणीय ऊर्जा 20, ऊर्जा उपयोग 20, जलवायु नीति 20। 2025 में भारत 10वें स्थान पे है, 23 में 8वें पे था, 24 में 7वें पे था। 4 श्रेणियों में भारत का क्या प्रदर्शन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 13, नवीकरणीय ऊर्जा 33, ऊर्जा उपयोग 11, जलवायु नीति 7। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP एक स्वतंत्र बहुविषयक मुद्दों पर काम करने वाला संगठन है जो कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाने, प्रोत्साहित करने का की जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व भर में कार्य कर रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, कितने देश, 142 देश, लगातार 7वें वर्ष कानून के शासन में गिरावट आई है। ठीक है, भारत का क्या स्थिति है, उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में वृद्धि शामिल की गई है। तो सबसे पहले देश, फिर वही जहां लोग डेन में रहेंगे, जहां लोग शासन में रहेंगे, वहीं पे रूल ऑफ लॉ रहेगा। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। भारत की क्या स्थिति है, 79th। कितने देश थे कुल, 142। नोबेल प्राइज, देखिए बाकी सारा ऑस्लो में दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज ऑस्लो में दिया जाता है, बाकी सारी श्रेणियां स्टॉकहोम में दी जाती हैं। ये ध्यान रखना है कि जो नोबेल पीस प्राइज है उसको ऑस्लो में दिया जाता है, बाकी सारी जो नोबेल पुरस्कार है उसको स्टॉकहोम में दिया जाता है। इसको हम ध्यान नहीं देते, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, और जो पीस प्राइज है वो ऑस्लो में दिया गया, बाकी सारे श्रेणी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का किसको मिला, 3 लोग हैं, मैसेचुसेट्स यूनिवर्सिटी के 2 और शिकागो यूनिवर्सिटी के 1। ठीक है, डैरन
मोगलू, डैरेन एसमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। इनको जो पूरा मिला है पुरस्कार वो किस लिए मिला है? संस्थाओं के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए। संस्थाओं के गठन और आर्थिक समृद्धि पर उनके प्रभाव से संबंधित शोध के लिए इनको मिला है कौन सा पुरस्कार? इनको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। डैरेन एसमग मोगलू और साइमन जॉनसन कहाँ के हैं? मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी के हैं। और जेम्स रॉबिन्सन किसके हैं? शिकागो यूनिवर्सिटी के। तीनों अमेरिका निवासी हैं। शांति पुरस्कार जापान की संगठन निहोन हिंडाक्यो, जापान के संगठन निहोन हिंडाक्यो को मिला है। ये किस पे काम करते हैं? ये जो परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन है, उससे मुक्त एक विश्व की प्राप्ति के लिए ये संगठन है। ये जो हिरोशिमा और नागासाकी का परमाणु बम गिरा था उससे जो जीवित बचे लोग हैं उनका एक संगठन है। ये 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा। ठीक है, 2 परमाणु बम थे। तो निहोन हिंडाक्यो कहाँ का है? जापान का। इसको क्या मिला है? शांति पुरस्कार। हमने ऊपर देखा कि शांति पुरस्कार को दिया जाता है ओस्लो में, बाकी सारे पुरस्कार स्टॉकहोम में। ठीक है, फिर साहित्य का देख लेंगे। साहित्य का एक साउथ कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की हान कांग, हांगकांग है ना वैसे हान कांग, ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है, दूसरी दक्षिण कोरियाई नागरिक है और पहली एशियाई महिला है जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये तीनों चीज याद रखना है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है द वेजिटेरियन, उसको बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिल चुका है। इसका क्या नाम है? द वेजिटेरियन। ठीक है, ये सारी चीजें अंडरलाइन है, देख लीजिएगा। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 लोग हैं। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है वो 3 लोग हैं, जिसमें से 2 गूगल डीप माइंड में काम करते हैं, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर और डेविस हसाबिस दोनों गूगल डीप माइंड लंदन में काम करते हैं। और एक डेविड बेकर, ये काम करते हैं हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट अमेरिका में। किस लिए मिला है? इन्होंने जीवन के कुशल रासायनिक उपकरणों अर्थात प्रोटीन से संबंधित उपलब्धियां, प्रोटीन का विश्लेषण किया है किससे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रोटीन के रहस्यों को उजागर किया है। ठीक है, भौतिक विज्ञान 2 लोगों को मिला है। भौतिक विज्ञान का 2 लोग को मिला है, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिल्टन। एक लोग प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका, दूसरे टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा। जेफरी ई हिल्टन टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा, जॉन जे हिपॉल्ड प्रिंसटन विश्वविद्यालय अमेरिका। इनको ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों के आविष्कार के लिए, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मौलिक खोजों के आविष्कार के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? 2 लोग, दोनों अमेरिका के, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकून। विक्टर गैम्ब्रोस और गैरी रुवकून दोनों को किसका मिला है? चिकित्सा का मिला है। किस लिए? माइक्रो आरएनए की खोज की है। आरएनए के अंदर एक छोटी अणु जिनको माइक्रो आरएनए कहते हैं, इनकी खोज के लिए कब की थी? 1993 में इन्होंने खोज की थी। THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, THE टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके ने लगातार 9वीं बार पहला रैंक हासिल किया है। IISc ने भारत में सबसे अच्छा रैंक हासिल किया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? OPHI ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय SDRO, इन सब ने मिलके क्या हासिल किया? देखिए SDG का सबसे, SDG तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, SDG को एकदम घोल के पी जाना है। बहुत सारे YouTube पे आपको निमोनिक्स स्टोरी कहानियां मिल जाएंगी, उसके माध्यम से रट जाइए बार बार हर साल। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिना गलती किए आयोग रिपीट करता है किसी ना किसी प्रकार से। तो SDG के सारे गोल्स याद कर लेने हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य जो है उसका लक्ष्य है 2030 तक विश्व से गरीबी को संपूर्ण रूप से खत्म करना। उसी के अंतर्गत MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया जाता है। UNDP और OPHI दोनों ने मिलके, UNDP और OPHI ने मिलके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है। केंद्रीय विषय क्या है? पावर्टी अमिड कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के मध्य गरीबी, पावर्टी अमिड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, 2024 के तहत विश्व के 112 देशों में 6.3 बिलियन लोग, 112 देशों में 6.3 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़े हैं। 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी की स्थिति में हैं।
1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी की स्थिति में हैं। बहुआयामी गरीब लोगों की 402 मिलियन जनसंख्या दक्षिण एशिया में निवास करती है। 402 मिलियन जनसंख्या दक्षिण एशिया में। सबसे ज्यादा एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहाँ पे है? भारत में, फिर पाकिस्तान, फिर इथोपिया, फिर नाइजीरिया। सबसे बुरी परिस्थिति भारत में है। भारत का एमपीआई मूल्य वर्ष 2005-6 में 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.12 तो 2019-20 में 0.069। तो भारत का एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में स्कोर क्या है? 0.069। वैश्विक नवाचार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई कौन जारी करता है? वीपो जारी करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ प्रकाशन कौन करता है? द पोर्टुलॉन्स इंस्टीट्यूट। क्या है? 133 देशों की रैंकिंग है। क्या स्थिति है? स्विट्जरलैंड लगातार 14 वर्षों से ग्लोबल इनोवेशन में आंख बंद करके हमेशा फिलहाल कई साल से स्विट्जरलैंड ही रैंक 1 पे है। फिर है स्वीडन, यूएस, सिंगापुर, यूके। भारत, अंगोला इसमें अंतिम स्थान पे। अंगोला अंतिम, अंगोला अंतिम, ये याद रखना है। भारत लगातार 14 वर्षों से 2011-2024 में इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस श्रेणी में है। इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस श्रेणी रैंक क्या है? 39। पिछले साल क्या थी? 40। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर्स में सबसे बड़ा क्लस्टर कहाँ पे है? सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्लस्टर कहाँ है? टोक्यो योकोहामा, जापान का विश्व शीर्ष प्रदर्शन करने वाला क्लस्टर है। शीर्ष 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में 4 भारत के भी हैं, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक। इसमें क्या क्या देखते हैं? अंडर नरिशमेंट, बाल दुबलापन मतलब अल्प पोषण, बाल दुबलापन, चाइल्ड वेस्टिंग, बाल ठिगनापन, चाइल्ड स्टंटिंग तथा बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टालिटी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितने देश? 127 देशों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना की गई है। विश्व का क्या है? मॉडरेट की स्थिति में है, 18.3, मध्यम स्थिति में है। वैश्विक स्तर पर कोई भी देश हंगर की चरम भयावह स्थिति पे नहीं है। देखिए, खाने की चीज है, खाने से चिली जुड़ा हुआ है। तो 22 देशों में 1 से 22 रैंक पर सूचीबद्ध किया गया है। 22 ऐसे देश शामिल हैं जिनका जीएचआई स्कोर 5 से कम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 5 से कम है, उसमें 22 देश हैं। इन 22 देशों में सबसे ऊपर कौन है? तो खाने वाला इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। खाने में मिर्ची खाई जाती है तो मिर्ची, चिली, फिर चीनी, देखिए चिली है, फिर चीनी है, खाने वाली सारी चीज चल रही है। तो 1, 2 तो याद ही रहेगा। चिली, चाइना, क्रोएशिया, कुवैत, लाटविया, सर्बिया। अर्मीनिया 23वें स्थान पे है। अंतिम 3 देश कौन से हैं? सोमालिया, यमन और चाड। अंतिम 3 देश सोमालिया, यमन और चाड। पहले पे चाइना, फिर चीन। इंडिया 105। गंभीर स्थिति है भारत में। चलिए, इसके साथ सी पार्ट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हम लेके अगले वीडियो में आते हैं। देखिए, अभी वीडियो को छोटा छोटा रखते हैं ताकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान ना हो। बी पार्ट खत्म हो गया है, आज ही कोशिश करेंगे कि इसका सी पार्ट भी डाल देते हैं ताकि आप लोग की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। कोई सुझाव आप बिल्कुल कमेंट करिए। इस चैनल को, ये आप ही का चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हम भी मोटिवेटेड हों और आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए तत्पर हों। जय हिंद, धन्यवाद।